हेलो मेरे एनर्जेटिक साथियों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा जो टॉपिक है कि पत्नी अपने पति से कब भरण पोषण ले सकती है और कब भरण पोषण नहीं ले सकती है, कब मेंटेनेंस मतलब भरण पोषण मतलब कब मेंटेनेंस ले सकती है और कब नहीं ले सकती है। इस टॉपिक पे चर्चा करने से पहले हम आपके साथ में एक टॉपिक अलग से चर्चा करेंगे। मेरे जो सभी साथी हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हम जो भी वीडियो लेके आते हैं वो बहुत ही साधारण शब्दों में, बिल्कुल आसान शब्दों में लेके आते हैं, क्योंकि कानून की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा कठिन लैंग्वेज है, बहुत ही कनिष्ठ भाषा है, क्योंकि वो समझ में आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यूट्यूब पे आपको ऐसे बहुत से चैनल मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको कानून के रिलेटिव आपको बताते हैं, लेकिन उसमें जो बात करने का जो तरीका है, समझाने का जो तरीका है, बिल्कुल ऐसे कानूनी लैंग्वेज में समझाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ऊपर से जाती है, समझ में नहीं आती है। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम जो अपने साथी हैं उनको बिल्कुल एकदम आसान भाषा के अंदर हर एक चीज को अच्छे से समझाएंगे, और उनको फिर भी अगर समझ में नहीं आएगी तो वो आप हमें डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज के समय के अंदर क्राइम जो है वो बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं, और लोगों को कानून की जानकारी न होने की वजह से लोग एक दूसरे के जुल्म के शिकार बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको कानून की जानकारी नहीं है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जो भी हमारे जो वीडियो को देखते हैं, हमारा उनसे निवेदन है कि हमारी ये जो वीडियो है लोगों तक पहुंचाते रहिए, हमारी भाई बहनों को तक पहुंचाते रहिए, ताकि सभी को कानून की जानकारियां मिलती रहे। विवेकानंद जी, उन्होंने एक बात कही थी कि शिक्षा ही सबसे बड़ी शक्ति है। आप हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहिए और अपने माइंड को पॉजिटिव वे में रखें, नेगेटिव वे में मत रखें। अच्छे लोगों के साथ में रहें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अपने समाज के अंदर अच्छा नाम कमाएं। तो हम आपका और अधिक समय न लेते हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि पत्नी अपने पति से कब भरण पोषण ले सकती है और कब भरण पोषण नहीं ले सकती है, कब मेंटेनेंस मतलब भरण पोषण मतलब कब मेंटेनेंस ले सकती है और कब नहीं ले सकती है। कुछ दिन पहले एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, रजनीश बनाब नेहा। ये जो जजमेंट हुआ था 4 नवंबर 2020 को हुआ था। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके अंदर जो पति लोग हैं उनके फेवर की बहुत अच्छी बातें हैं। आप अगर पूरी जानकारी चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो आइए देखते हैं कि पहला देखते हैं कि पत्नी अपने पति से कब भरण पोषण मेंटेनेंस ले सकती है, कब वो हकदार होती है अपने पति से मेंटेनेंस लेने के लिए। सबसे पहले आप देखिएगा कि अगर पत्नी को उसका पति छोड़ देता है, वो अपने साथ में नहीं रखता है, जो पत्नी है अपने पेट के गुजारे के लिए कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए होगा, और उसका पति जो है उसका साथ नहीं दे रहा है, उसको खर्चा नहीं दे रहा है, तो पत्नी अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। और नेक्स्ट जो है, पत्नी जो है वो कमाने के सक्षम नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो अनपढ़ है, कहीं काम नहीं कर सकती, या फिर अपने बॉडी से कोई अपंग है, तो इस संबंध के अंदर वो इतनी सक्षम नहीं है कि वो अपना खर्चा खुद चला पाए, तो इस संबंध के अंदर अपने पति से वो मेंटेनेंस मांग सकती है। अगला जो है, अगर पति ने अपनी पत्नी को छोड़ रखा है और वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो पत्नी अपने पति से भरण पोषण मांग सकती है। और अगला जो है, अगर पत्नी अपने पीहर पक्ष के अंदर रह रही है और उसके जो माँ बाप हैं, उसके मदर फादर जो है वो इतने सक्षम नहीं है कि वो अपनी बेटी का खर्च नहीं उठा पाए, तो पत्नी जो है वो अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। इस तरीके के और भी उचित कारण हो सकते हैं। ये हम तभी डिसाइड कर पाते हैं पत्नी अपने पति के खिलाफ में भरण पोषण सीआरपीसी 125 के तहत दावा पेश करती है न्यायालय के अंदर। उस टाइम अपने डिसाइड कर पाते हैं कि पत्नी कारण क्या है कि पत्नी अपने पति के खिलाफ में भरण पोषण का दावा लगा रही है। नेक्स्ट जो है, देखते हैं कि पत्नी अपने पति से कब भरण पोषण नहीं मांग सकती है। पहला जो है, अगर पत्नी अपने पति से बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है और पति जो है अपने पत्नी को साथ में रखना चाहता है, तो इस संबंध के अंदर
पत्नी जो है अपने पति से खर्चा नहीं मांग सकती है, भरण पोषण नहीं मांग सकती है, क्योंकि पति तो अपनी पत्नी को साथ में रखना चाहता है, लेकिन पत्नी जो है अपने पति से अलग रह रही है। अगला जो पॉइंट है, अगर पत्नी इतनी पढ़ी लिखी है, वो सक्षम है कि वो खुद का खर्चा खुद उठा सकती है, खुद अपना घर चला सकती है, अपने जो एक्सपेंस है वो अपने उठा सकती है, तो पत्नी अपने पति से भरण पोषण नहीं मांग सकती है। और अगला जो कारण है, अगर पत्नी पढ़ी लिखी है और वो कहीं नौकरी कर रही है, उसकी अच्छी तनख्वाह है, तो वो मांग नहीं कर सकती है। और उसके बाद में जो है, अगर पति और पत्नी अलग रह रहे हैं और पत्नी किसी और के संबंध में है, नाजायज किसी संबंध के अंदर रह रही है, तो इस संबंध के अंदर खर्चा नहीं मांग सकती पत्नी। या फिर पत्नी जो है अपने पति से अलग रह के किसी दूसरे से शादी कर ली है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड हो चुकी है, तो इस संबंध के अंदर खर्चा नहीं मांग सकती है, वो दावा नहीं लगा सकती है न्यायालय में। अगर लगाती भी है तो उसके पक्ष में ये केस नहीं जाएगा। इसमें एक और भी कारण है कि अगर पत्नी भी नौकरी कर रही है और पति भी नौकरी कर रहा है, एग्जाम्पल जैसे कि पति कमा रहा है 50,000 रुपए और पत्नी कमा रही है 5,000 रुपए, और 5,000 रुपए के अंदर पत्नी का गुजारा नहीं हो रहा है, तो वो इस संबंध के अंदर पत्नी अपने पति से भरण पोषण मांग सकती है। एक और भी इसका कारण हो सकता है, अगर पति बेरोजगार है और पत्नी अच्छा पैसा कमा रही है, उसके पास धन संपत्ति सब कुछ है, फिर उसके बावजूद भी पत्नी अगर अपने पति से मांग करती है भरण पोषण की, तो इस संबंध के अंदर पति को भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। इसमें एक और चीज देखने की बात है कि जरूरी नहीं है कि पत्नी ही अपने पति से भरण पोषण मेंटेनेंस मांग सकती है। इसमें दूसरा पहलू ये भी है कि पति भी अपनी पत्नी से भरण पोषण मांग सकता है, क्योंकि अगर पत्नी अच्छा पैसा कमा रही है, उसके पास धन संपत्ति सब कुछ है, और पति जो है वो बेरोजगार है, वो पैसा कमाने के सक्षम नहीं है, वो अनपढ़ है, ऐसा कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे समझ लेते हैं कि पति जो है वो पैसा कमाने के सक्षम नहीं है, वो अपना एक्सपेंस जो है वो खुद नहीं उठा पाता है, तो उस संबंध के अंदर पति भी अपने पत्नी के खिलाफ में मेंटेनेंस का केस कर सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जो जजमेंट आया था, उससे पहले क्या होता था कि जैसे दोनों जो पक्षकार हैं वो एक दूसरे के खिलाफ में अगर दावा लगाते थे, तो उसमें संपत्ति का ब्यौरा देना होता था कि पति कितना पैसा कमाता है या फिर उसके पास कितनी संपत्ति है, और पत्नी अगर लगाती है तो उसके पास कितनी संपत्ति है, वो कितना पैसा कमाती है, इसका उसे स्टेटमेंट देना होता था। तो लोग क्या करते थे, अपने संपत्ति धन जो है वो छुपा लेते थे, तो इसके कारण न्यायालय को फैसला करने में बहुत ही देरी लगती थी और फैसला सही तरीके से नहीं कर पाते थे। तो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में ये क्लियर कर दिया गया है कि जब भी वो पति और पत्नी एक दूसरे के खिलाफ में अगर दावा पेश करते हैं, तो उनको अपनी संपत्ति, अपने जो इनकम है उसका एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, शपथ पत्र के साथ में एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि उनकी इतनी संपत्ति है, और उसका विद स्टेटमेंट भी उनको देना पड़ेगा। और इस जजमेंट के अंदर एक और भी चीज क्लियर कर दी है न्यायालय ने। इस जजमेंट से पहले क्या होता था कि एक एग्जाम्पल के साथ में समझ लेते हैं कि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के खिलाफ में आज एक दावा लगाया है, और न्यायालय ने उसका जो फैसला है आज से 2 साल बाद में किया है, और 2 साल के बाद में एक डिक्लेयर हो गया कि जो एक पक्षकार है वो दूसरे पक्षकार को महीने के 4,000 रुपए वेतन देगा। तो उसमें पहले क्या होता था कि जैसे ये 2 साल का जो बीच में गैप रह गया है, उसमें उस पक्षकार को पेमेंट देनी होती थी, वो पैसा देना होता था। अगर वो नहीं देता था, पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती थी। लेकिन ये जो नया जजमेंट आया है, इसमें ये है कि अगर कारणवश से अगर पति, जैसे एक पक्षकार जो है वो दूसरे अपने जो विरुद्ध जो पक्षकार ने जिसने शिकायत दर्ज करवाई है, अगर वो इस 2 साल का अगर पैसा किसी कारण नहीं दे पाता है, तो पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करेगी। ये जो जजमेंट है कहीं ना कहीं पति के पक्ष के अंदर भी है, जो जेंट्स हैं उनके कहीं ना कहीं पक्ष के अंदर है, लेकिन इतना खुश होने की वो नहीं है कि आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। मैं एक तरफा बात नहीं करना चाहूंगा।
जैसे जो अपने एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के खिलाफ में जो भी दावा लगाता है, जिसको मेंटेनेंस देना होगा, कहीं ना कहीं उसके पक्ष की बात भी ये बहुत अच्छी है। दोस्तों, मैं अपना एक छोटा सा विचार आपके साथ में रखना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर अपने जो लाइफ पार्टनर जो होते हैं, अगर आप उनसे शादी जो भी करते हैं, आप अपने समझौते से ही लेके आते हैं। मैं किसी का पर्सनली इंटरफेयर नहीं करूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि आप कोशिश करो कॉम्प्रोमाइज करने की, ताकि आपका घर बिल्कुल सही सलामत रहे, आपको कहीं ऐसी कोई नौबत ना आए जिससे आपका घर खराब हो, आपकी फैमिली खराब हो, आपका समाज के अंदर नाम खराब हो, आपको कहीं ना कहीं आपको लोगों के सामने नीचा झुकना पड़े। क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है कि कोई भी जैसे पक्षकार है, चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स है, वो लोगों की बातों में आके खुद का घर खराब कर लेते हैं और उसकी वजह से फिर वो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि लोगों की बातों में ना आए और अपने घर को सलामत रखें। दोस्तों, ये मेरी पर्सनली राय है। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और भी एक अच्छी वीडियो लेके आए, कानून की जानकारियां भरपूर देते रहें आपको समय समय पर। और जाने से पहले हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।